आपकी कोई वीडियो मिस हो गई है तो इस लोगो में जाओ, लोगो में जाने के बाद मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद मेरी वीडियो दिखेंगी, उसके अंदर चले जाओ और ये रहेंगी मेरी सारी वीडियो उसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन स्टूडेंट। तो आज है रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 14। तो अगर आपको ये पार्ट 14 पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि कैसा बना वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं फ्री में स्लाइड्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते लेक्चर। तो आज है न्यूमेरिकल। पहले मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एप्लीकेशन पिछले लेक्चर में ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो उसके बाद जो है न्यूमेरिकल, वो 2 न्यूमेरिकल ले लेंगे और रोलिंग मोशन का पूरा टॉपिक आज ही खत्म करने वाले अपन। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो भी चलेगा हमको। मस्त खाना पीना खा के आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर न्यूमेरिकल से। क्या ये A spherical water balloon is revolving at a 60 rpm. In the course of time, 48.8% of its water leaks out. With what frequency will the remaining balloon revolve now? Neglect the all non-conservative forces. Okay. तो एक स्पेरिकल वाटर बलून है ये। ऐसा एक बलून है जो रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पे। हाँ, अब वो क्या बोल रहा है, रिवॉल्व एट 60 आरपीएम। ये आरपीएम दिया है, ये नहीं, रिवॉल्व एट 60 आरपीएम मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी दी है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 60 आरपीएम है। इन द कोर्स ऑफ टाइम मतलब आफ्टर टाइम टी, मतलब कुछ टाइम टी के बाद 48.8% वाटर लीक्स आउट, मतलब इसमें इस बलून में से कोई छेद होगा, उसमें से पानी निकल गया थोड़ा सा, तो वो कुछ इतना सा हो गया अभी बलून। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो ये किस टाइप का सवाल लग रहा है तुमको, बताओ। मैंने कल ही इसके ऊपर एग्जांपल लिया था, तो बहुत से लोगों को आ गया होगा कि ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सवाल है। ऐसा क्यों बोल रहा मैं, क्योंकि देखो इधर ये साइज था, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, mr²। और अब इसका ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, ओमेगा बढ़ गया, जो भी हो, पर इनका जो प्रोडक्ट आता है वो सेम आता है, हमने देखा है। और यहाँ पे हमको एक ही चीज दी, एन निकालने को बोला है, और वापस से एन ही निकालने को बोला है कि जब वो वाटर लीक्स हो जाएगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यानी सिंपल उसने वही बोला है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ω1 is equal to I2 ω2 is equal to I3 ω3 is equal to I4 ω4। ये चलते ही रहेगा। यानी I और ओमेगा भले अलग अलग हो, पर उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा सेम आता है, और जो कि उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो इधर एंगुलर मोमेंटम का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे पहचाना मैंने, उसने बोला था कि ये जो है बलून ये रिवॉल्व कर रहा है इतनी स्पीड से, तो अब इसको कुछ छेद कर दिया और इसमें से पानी निकालते तो आप कितना रिवॉल्व करेंगे। वैसे ही अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये एक बॉय है, तुमको वो स्टोन को ऐसा घुमा रहा है, तो उसका इतना रेडियस था पहले, अभी उसने रेडियस कम कर दिया, तो उसकी एंगुलर स्पीड कितनी, मतलब वो ऐसे ही बोलेगा, कम करेगा ज्यादा करेगा, तब हमको क्या लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही। अभी ये तो सिनॉप्सिस दे दिया मैंने, अभी देखते नेक्स्ट इसमें पूरा न्यूमेरिकल। ये थोड़ा न्यूमेरिकल हार्ड है कैलकुलेशन में, बस बाकी इजी है। अब देखो ये क्या बोल रहा, ये देखो यही डायग्राम है पूरी सेम टू सेम। ये एक बलून है, ये रिवॉल्व कर रहा है, पूरी डायग्राम को पहले समझ लो। ये एक्सिस के ऊपर
इसका यहाँ से यहाँ रेडियस को मैंने बोल दिया R1 है, इसके अंदर वॉल्यूम जितना होगा V1 बोल दिया, इसके अंदर इसका मास जो है बलून का M1 बोल दिया, और इस डेंसिटी को बोल दिया रो। अब मैंने रो1 क्यों नहीं बोला, उसका आगे देखते भी। कुछ टाइम टी हुआ, यानी आफ्टर कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम टी के बाद वाटर लीक आउट हो गया, लीक मतलब कुछ छेद होगा तो वहां से लीक हो गया, और 48.8% वाटर लीक हुआ, तो उसकी साइज कम होना ही है लीक हुआ तो इसका रेडियस R1 से R2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, और मास M1 से M2 हो गया, बट डेंसिटी रो ही है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा कि रो इसके अंदर भी रो1 रो2 क्यों नहीं बोला? अरे भाई, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड ऑन मटेरियल और द सब्सटेंस, नॉट एन ऑब्जेक्ट। इसका साइज इससे कोई रिलेटेड नहीं है। इसके अंदर कौन सा मटेरियल है? वाटर, बराबर। इसके अंदर कौन सा मटेरियल है? वाटर। ये देखो, ये वाटर ही है, उसके अंदर वाटर फील्ड है, दोनों में वाटर फील्ड है, और हमको वाटर की डेंसिटी पता है, क्या होता है? 1 kg पर मीटर क्यूब, यानी वन क्या है? कांस्टेंट है, यानी डेंसिटी हमको कांस्टेंट दी है, यानी वाटर की डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है, 1 है। इधर भी 1 होगी, इधर भी 1, ऐसा तो नहीं इधर 2 हो जाएंगी। अरे समझे नहीं क्या? तुमको डाउट है, ये देखो तुम्हारा डाउट सॉल्व करता मैं। ये M1 जो है, तुम बराबर बोल रहे, ये M1 जो है और ये V1 है, ये M2 है, मतलब ये अलग अलग वैल्यू है ना। तो जैसे I1 ओमेगा 1, I1 I2 अलग था, ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग था, पर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जब कैसा सेम आया, बराबर। वैसे ही M1 डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम, यानी M1 अपन V1 और M2 अपन V2 करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। समझो M1 पहले था 4 kg और V1 भी 4, और M2 अभी क्या हो गया? कम हो गया 2, तो V2 भी 2, यानी 4 पहले M1 बाई V1 क्या मतलब 4 बाई 4 1, और M2 बाई V2 यानी 2 बाई 2 1, यानी दोनों में 1 ही आया। तो वही बता रहा है कि मास भले चेंज हो, पर इनका जो अपॉन M1 बाई V1 इज इक्वल टू M2 बाई V2, अभी डेंसिटी कांस्टेंट है ना, तो इनका जो रेशियो है वो सेम ही आएगा, ये बोल रहा था मैं। भले M1 अलग हो M2 अलग हो, पर इनका जब रेशियो करेंगे तो हमको सेम ही मिलता है, क्योंकि डेंसिटी हमको पता है वाटर की 1 ही आएंगी। अभी समझ गए होंगे। देखो, अब उसने क्या बोला? 48.8% वाटर लीक हो गया। अब मान लेते हैं तो पड़ेगा, अब ये केस में हमको कभी भी मानना पड़ते, समझो कोई भी अगर ऐसा न्यूमेरिकल है कि दिस 48% लीक आउट हो गया, या 48% स्पीड यूज की, ऐसा परसेंट पे दिया हो, तो हमेशा हमको एक चीज 100 ले लेनी पड़ती। तो मैंने क्या किया कि इनिशियल वॉल्यूम इसका समझो 100 ml था, बराबर। तो इसमें से 48.8% वाटर लीक आउट हो गया, यानी इसके अंदर V2 क्या हो जाएगा? 100 में से 48.8 यानी 51.2, करके देख लो। समझा? मैंने एक को 100 ले लिया, क्योंकि 48.8 मेरे को थोड़ी ना मालूम कि उस स्पीयर में कितना वॉल्यूम था। वो 200 भी हो सकता है, 300 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, तो मुझे पता था क्या? नहीं। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने मान लिया कि 100 ही है, और 100 मानने से क्या हुआ कि 100 मान लिया तो 48.8% से 48.8 नंबर बन जाता है, और इसलिए हम आसानी से कर पाते, इसलिए 100 मानना पड़ता। तुम 200 मान सकते, 300 मान सकते, जो मानना हो मानो, पर आसान नहीं है करना। तुम 300 मानोगे तो उसको पहले परसेंटेज से नंबर में लाना पड़ेगा, और वो नंबर को माइनस करना पड़ेगा। इसमें क्या 100 है ना, और 100 से डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए 100 ही लो, अच्छा है। नहीं तो दोनों से भी आंसर आ सकता है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर देखो, इसका फाइनल वॉल्यूम निकाला हमने 51.2। ये इनिशियल रेडियस क्या था? R1, फाइनल रेडियस R2, इनिशियल M1, मास बोलून M2, फ्रीक्वेंसी N1 जो क्या थी? N1 60 RPM। ये RPM दिया है, ये ध्यान रखो, RPM में दिया मतलब RPS में कन्वर्ट करना है, यानी 60 से डिवाइड, यानी 1 RPS, और हमको निकालनी है टू फाइंड फाइनल फ्रीक्वेंसी।
ओके, इतना समझ गए। ये गिवन टू फाइंड क्या क्या निकालना था। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि डेंसिटी वाटर इज कांस्टेंट, तो ये देखो रो इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m2 अपॉन v2 बराबर। ये m2 को मैंने इधर ला लिया है और v1 को मैंने, क्योंकि m2 क्या है ऊपर है तो यहाँ आएगा तो नीचे हो जाएगा, v1 क्या है नीचे, यहाँ आएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो इसको अरेंज कर लिया मैंने इस फॉर्म में। अब v1 क्या है, v1 है वॉल्यूम। v1 किसका वॉल्यूम है पहले वो जान लो। v1 ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं है, v1 वाटर का वॉल्यूम है। तो ये वाटर का वॉल्यूम भले हो, फिर भी ये देखो वाटर भी क्या है, इसका ही शेप है स्फीयर का। वाटर स्फीयर के अंदर है, मतलब वाटर का भी शेप क्या होगा, स्फीयर। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पहले ध्यान रखो कि मैंने वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का नहीं लिया है, वॉल्यूम वाटर का लिया है। तो 4/3 पाई आर 1 क्यूब, 4/3 पाई आर 2 क्यूब। तो ये यहाँ से आ गया m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का क्यूब। ये है तुम्हारे टेक्स्ट बुक। यहाँ तक टेक्स्ट बुक, यहाँ डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ने बता दिया था ये वाला, और इतनी सारी स्टेप छोड़ दी थी। फिर ये कैसे समझोगे तुम लोग, इतने स्टेप छोड़ दिया तो अच्छे से समझाना चाहिए था। तो ये देखो m1 अपॉन m2 कैसे निकाला। v1 क्या था, देखो m1 अपॉन m2 v1 बाई v2 के बराबर है। तो v1 की वैल्यू क्या थी 100, अभी निकाली। v2 का 51.2। इसको फ्रॉम वन से देखो, बोला भी है फ्रॉम वन से निकाला ये। सिमिलरली r1 बाई r2 कैसे निकाला, सेम वही v1 बाई v2, ये 100 512। अब देखो ये क्यूब है बराबर, यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट। तो उसका क्यूब रूट निकाला और क्यूब रूट हमारा कुछ 1.25 है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट बाय लॉग। लॉग से कैलकुलेट किया है हमने वो, क्योंकि ये जो है हार्ड कैलकुलेशन था इसलिए लॉग आना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉग का भी वीडियो बनाऊं तो मैं बना लूंगा, आप मुझे कमेंट कर दो कि मुझे लॉग का भी वीडियो बनाना चाहिए। ओके, तो ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी देखो हमने बहुत, अभी सवाल खत्म होने पे ये देखो m1 बाई m2 निकाल लिया। r1 बाई r2 हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, m1 बाई m2 निकाल रहे हैं r1 बाई r2, क्योंकि हमको चाहिए इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तभी तो आई हम ओमेगा 1 फॉर्मूला लगेगा। वो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। बाकी इतना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं अगर टेलीग्राम पे हो तो। चलो, ये देखो अभी ये i1 बाई i2 देखा मैंने बोला था। अब ये क्या है 2/5। तो हमने रिंग का देखा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है mr स्क्वायर। डिस्क, ये डिस्क भरी हुई है डिस्क, मतलब ये जो है सॉलिड डिस्क है, ये पूरा भरा हुआ है इसके अंदर ऐसा, जो कि निग्लिजिबल थिकनेस है जिसकी। तो उसका क्या आया था mr स्क्वायर बाई 2। फिर हमने एक और देखा था, या शायद अभी दो ही देखे, हाँ। तो अभी तुमको एक और याद रखना है, वो है स्पीयर का। और ये वाला कौन सा स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर। सॉलिड यानी क्या, भरा हुआ स्पीयर होता है। और होलो स्पीयर का अलग आता है, ध्यान रखना, स्पीयर में कंफ्यूज मत होना। होलो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर, और सॉलिड स्पीयर का क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। ये देखो ये सॉलिड स्पीयर है, ये जो है सॉलिड स्पीयर है, वो हमारा होलो स्पीयर था। तो होलो स्पीयर का 2/3 और सॉलिड स्पीयर का 2/5 mr स्क्वायर। तो देखो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब जो बलून था उसका वाटर लीक आउट हो गया तो भी स्पीयर से स्क्वायर थोड़ी ना बन जाएगा, स्पीयर ही रहेगा। तो इसका भी वॉल्यूम वही 2/5 m2 r स्क्वायर, और ये भी 2/5 m1 r1 स्क्वायर। अब देखो हमको ये m1/m2 r1/r2 क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि ये देखो m1/m2 यहाँ की वैल्यू निकाल चुके हैं हम। r1/r2 निकाल दिया तो स्क्वायर निकालना कौन सी बड़ी बात है। ये देखो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, ये m1/m2 की वैल्यू और ये r1/r2 का स्क्वायर है ये। इसको कैलकुलेट करके ये आंसर आ गया 3.052। अब क्या,
जो हमको लगाना था वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। I1/I2 मैंने इधर ला लिया, ω2 अपॉन ω1 उधर भेज दिया, ω1 को उधर और I2 को इधर भेज दिया, सिंपल। ω2 क्या हो जाएगा 2πn2 और ये 2πn1। n1 हमको पता है क्या होता है 1 आरपीएस अभी निकाला ना, n1 60 आरपीएम है यानी 1 आरपीएस, यानी 2π और ये 2π से 2π भी कैंसिल हो गए, यानी क्या बचा सिर्फ n2, यानी n2 की वैल्यू ये हो गई। यानी कंक्लूजन क्या निकलता है, देयरफॉर आफ्टर द लीकेज ऑफ वाटर द फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3.052। अब इसमें मत जाओ नंबर में, अब कॉन्सेप्ट सीखो कि ये सही आया है कि नहीं। अब थोड़ा टॉपर की नजर से भी देखो कि ये सही आया है कि नहीं। तो देखो हमने क्या बोला था, ये जो बलून है, ये बलून की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या थी, ज्यादा थी, बराबर। तो ओमेगा क्या हो जाएगा इसका, कम। वैसे ही अब जो बलून जब सिकुड़ गया था, श्रिंक हो गया था वाटर लीक होने की वजह से थोड़ा, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई, कम हो गई, यानी ओमेगा बढ़ना ही है क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो ओमेगा बढ़ गया यानी क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2π यानी n भी बढ़ गया, यानी हमारा फॉर्मूला सही आया क्योंकि इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा तो हमारा n बढ़ गया। पहले n क्या था 1, अभी आ गया 3। तो ऐसा टॉपर की नजर से भी कंसेप्ट सोचा करो। चलो इसमें नेक्स्ट में बढ़ते हैं भी। अब क्या सीखेंगे, अब रोलिंग मोशन, सॉरी रोलिंग मोशन नहीं, एक और न्यूमेरिकल रह गया है हमारा, वो लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वो आसान है, बोल देता हूँ, ये तुम घर पे भी कर सकते हो अगर तुमने मेरे सारे देखे तो वीडियो। ये क्या है इसमें, a ceiling fan having the moment of inertia 2 kg meter attain its maximum frequency। देखो फ्रीक्वेंसी दे दिया इधर तो बोल दिया, कभी कभी नहीं बोलता तो आरपीएम से समझा करो कि फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट्स इज पावर रेटिंग, अब पावर रेटिंग का फॉर्मूला देखो। अब मैंने क्या बोला था, अगर तुमको ट्रांजिशन मोशन का फॉर्मूला निकालते आता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बराबर। बोला एम के जगह आई और वी स्क्वायर के जगह ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही पावर का भी फॉर्मूला ट्रांजिशन मोशन से ही निकला है। देखो पावर क्या होता है हमको पता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन में टाइम। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये फोर्स को इधर ही रहने दो, रुको ये अलग पे, फोर्स को इधर ही रहने दो एक साइड, और ये देखो ये क्या है S/T, यानी क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यानी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, यानी P का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है F क्रॉस V, सॉरी F डॉट V। तो ये जो है ये हमारा ट्रांजिशनल मोशन का फॉर्मूला है कि पावर जो होता है F डॉट V होता है। अब इसको रोटेशन मोशन में कन्वर्ट करना है तो क्या है सिंपल, तो रोटेशन पावर क्या हो जाएगा, F की जगह हम क्या यूज करते हैं टाउ, और V की जगह क्या यूज करते थे हम ओमेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया रोटेशनल पावर के लिए, टाउ डॉट ओमेगा। वही बोला मैंने कि अगर तुमको ट्रांजिशन मोशन के फॉर्मूले याद है तो ये तो चुटकियों में निकाल लोगे तुम रोटेशनल मोशन के। अब ये देखो इसको समझते हुए, ओमेगा नॉट जीरो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो जब फैन चालू ही नहीं था जब इसकी स्पीड जीरो, ओमेगा एफ निकालना है, n1 दिया है क्या, जब फैन चालू नहीं है तो ये भी फ्रीक्वेंसी भी कैसे आएंगे उसकी जीरो, इसलिए n2 क्या है 60 आरपीएम। अरे ये तो एकदम आसान था, हम ये
देखो पहली बात तो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल n1 इनिशियल n1 फाइनल, क्योंकि हमको यहाँ पे टॉर्क इक्वल आई अल्फा का फॉर्मूला मिला है। अल्फा क्या होता है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, इसके लिए हम निकाल रहे हैं। या तो ये तो डायरेक्ट सम हो जाता था। तो टू फाइंड रोटेशनल पावर क्या है? टाउ डॉट ओमेगा बराबर। अब टाउ क्या होता है? आई अल्फा। मैंने बोला टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मास की जगह आई, एक्सलेशन क्या है? अल्फा, आई अल्फा ओमेगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। मैंने क्या बोला? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ये देखो पी इज इक्वल टू आई अल्फा ओमेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम है, इसलिए कॉस जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो हमको फार्मूला मिल जाता है पी इज इक्वल टू आई अल्फा ओमेगा। ये कुछ टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है, और पहली बात तो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग भी आंसर दिया है। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। जैसे एक्सलेशन निकालते हैं हम इन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, वैसे इसमें भी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये देखो 2 पाई इंटू माइनस n1 क्या था? 0, इसलिए मैंने डायरेक्ट पुटअप कर लिया 0। 2 पाई n1 आएगा, तो 2 पाई इंटू 0 0। जैसे n2 की वैल्यू 1, कैसे बोल रहा हूँ मैं? n2 60 आरपीएम दिया था, यानी कि 1 आरपीएस। ये आ गया 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या फॉर्मूला लगा दो, पी सब मिल गया हमको। देखो आई अल्फा और ओमेगा। आई कैसे मिला? आई तो दिया है ना गिवन 2 kg मीटर स्क्वायर, और 1 अभी अल्फा निकाला और ओमेगा निकाल लिया। ये आ गया तुम्हारा 4 पाई आंसर। तो P इज इक्वल टू 12.56 यानी 13.5 अप्रोक्स, सॉरी 13 वॉट अप्रोक्स में निकाल के। यानी इसका मतलब कि यानी इसको 13 वॉट इसकी रोटेशनल पावर है, और टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? 50 वॉट। तो ये पूरा टेक्स्ट बुक का जो रॉन्ग है, ये वाला मेथड यूज करो, ये सही है एकदम। क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने N2 जो है 2 आरपीएस लिया, और मेरे को समझा नहीं 2 आरपीएस क्यों लिया, क्योंकि 60 आरपीएम है और उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 ही आरपीएस आता है। 2 कैसे आया पता नहीं उनका। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है टेक्स्ट बुक से, इसलिए ये प्रेफर करो। चलो अभी सीखेंगे हम रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का कुछ इतना डराना है नहीं। सबसे पहले देखो, हम ट्रांजिशनल मोशन किसको बोलते हैं? ट्रांजिशनल मोशन क्या है? ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मोशन। जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया, एक बॉक्स है, बॉक्स को हम इधर फोर्स लगा रहे हैं। ये बचपन में सीखा होगा 8 9th में। ये फोर्स लगा रहे तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा मूव होके ऐसा जा रहा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मूव होके ऐसा जा रहा है, और ऐसे जाते जा रहा है जब तक हम फोर्स लगाते जा रहे हैं। यानी हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन के बहुत कंसेप्ट सीखे कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐसी फोर्स लगा रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐसी फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे देखे जो स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं बस। फिर हमने अभी 12th में सीखा सर्कुलर मोशन, कि ट्रांजिशन मोशन के अलावा भी होता है सर्कुलर मोशन, जो सर्कमफेरेंस के सर्कल के अराउंड घूमता है। फिर इसके अंदर हमने और सीखा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, इसके जो पार्टिकल है घूम रहे हैं एक्सिस के अलाउंग, तो उसको बोलते थे हम रोटेशनल मोशन। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो हमारा रोलिंग मोशन है वो कोई एक अलग टाइप का मोशन नहीं है, वो ट्रांजिशनल मोशन और रोटेशनल मोशन से ही मिलके बना है। अभी बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये टायर है बराबर। टायर तो बचपन में घुमाया नहीं घुमाया तो अभी घुमा लेना, ऐसी लकड़ी मार के घुमाते थे तुम लोग। तो समझो ऐसा टायर ऐसे ही घुमा भी लिया तुमने, तो तुमको पता है कि ये जो टायर है सबसे पहले ऐसा सीधा मूव होता है बराबर। यानी ऐसे घूमते 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 ऐसा सीधा ही जाता है ना, फिर भी ऐसा डायरेक्शन उसका सीधा ही रहता है हमेशा।
ऐसा तो नहीं ऐसे कूदते कूदते जा रहा हो, ऐसा जैसा घुमाया हमने ऐसा सीधे सीधे जाएगा वो बराबर, ऐसे बस। दूसरा हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम इसको एक्सिस मान ले, इस जो टायर है उसका स्कोप है, स्पोक, उसके स्पोक में जो बीच में है उसको एक्सिस मान ले इमेजिनरी, तो हमने देखा कि ये जो है रोटेट भी कर रहा है, यानी जब घूमता है तो ये रोटेट भी करते जाता है और स्ट्रेट मोशन भी करते जाता है। यानी ये है क्या, यानी घूम रहा है तो घूम रहा है मतलब क्या, रोटेट भी कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है मतलब ट्रांजिशन, यानी दो मोशन परफॉर्म कर रहा है ये, एक रोटेशनल भी एक ट्रांजिशन तो। तो इसी मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन एक अलग टाइप का मोशन नहीं है, वो ट्रांजिशन और रोटेशनल मोशन से ही बन के बना है। जैसे देखो अभी बताएंगे, ये रोलिंग मोशन है, इसके अंदर 3 डेरिवेशन करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड और एक्सेलरेशन निकालेंगे। और हमारा मेन क्या है, रोलिंग मोशन को समझना। तो अब देखो इससे समझो, रुको भाई पहले से नहीं आया ये देखो सबसे पहले ये एक्सिस के अलावा रोटेट कर रहा है, फिर ये ट्रांजिशन मोशन कर रहा है, देखो सीधा इन दोनों को मिला दिया तो ये देखो रोलिंग कर रहा है। वापस से देखो समझा नहीं तो, ये देखो रोटेशनल मोशन, ट्रांजिशनल मोशन, यानी ये सीधा भी जाते रहता है रोटेट भी करते रहता है, यानी इसका मतलब क्या है, रोलिंग कर रहा है। अब समझ गया हूँ। चलो नेक्स्ट इसमें बढ़ते भी। अभी देखो मैंने क्या बोला था, रोलिंग मोशन क्या करता है, ट्रांजिशन मोशन करता है प्लस रोटेशनल मोशन करता है। तो रोलिंग मोशन के हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, यानी सिंपल, हम कोई अलग काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालने वाले, हम सिर्फ ट्रांजिशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी को मिला देंगे, वही हो जाएंगी रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी। सिंपल था ये तो। ये देखो derivation of kinetic energy of the object in rolling motion. Consider an object of moment of inertia rolling uniformly. Following quantities can be related. ये सब बोल देना v इज इक्वल टू, ये सब बोलना जरूरी है पहला, ये डेरिवेशन के टाइम पे हमेशा बोलना, नहीं तो नहीं बोला तो मार्क्स कटेंगे। सिंपल जो अपने को फॉर्मूला पता रहेगा ना, फॉर्मूला याद कर लेना क्या होता है, अभी निकलेगा वो, फिर वो हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपन स्क्वायर। तो कौन कौन सी क्वांटिटी आ रही है, एक तो एम आ रही है, एक वी आ रही है, एक के आ रहा है, एक आर आ रहा है, उससे ही जुड़ा हुआ एंगुलर स्पीड, ऐसे जोड़ते जोड़ते कर देना कि लेट ओमेगा इक्वल एंगुलर स्पीड। ये देखो ये स्क्वायर इधर का शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट होना चाहिए था, एम के स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या बोले, ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल। क्या होती है ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मिला दो दोनों को, ये देखो अब ये देखो ये कैसे आया, ये हाफ एम के स्क्वायर, ये समझा ना। आई की वैल्यू, अब हमने कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या, हमने किसका लिया है, हम किसको रोल करा रहे पता है हमको, कि डिस्क को करा रहे, रिंग को करा रहे, बॉल को करा रहे, कुछ भी नहीं पता, तो हमने एक जनरल आई का ले लिया फॉर्मूला एम के स्क्वायर, जो कि रेडियस ऑफ गायरेशन, और के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, बताया हमने। ओमेगा क्या, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो वी बाय आर का स्क्वायर ले लिया। अब देखो इसमें से कौन कौन सा कॉमन निकल जाएगा, अभी देखो ये m कॉमन निकल गया, ये v कॉमन निकल गया, और ये हाफ, यानी हाफ एम वी स्क्वायर पूरा कॉमन निकल गया। देखो इसमें भी हाफ एम वी स्क्वायर है और इसमें भी, ये देखो हाफ, ये m और ये v स्क्वायर, ये कॉमन निकल जाएंगे सब। देखो इसमें 1 बचेगा और इसमें क्या बचेगा, k स्क्वायर, इसमें बचेगा k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ये r का स्क्वायर है, देखो यहाँ पे दिया है ना। तो क्या था, ये कुछ भी नहीं था। तो रोलिंग मोशन सबसे इजी टॉपिक है।
ये देखो हाफ एम स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, क्या बचा वन प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। चलो हम स्पीड भी निकालेंगे, एक्सेलरेशन, सिंपल तरीका एकदम, कुछ करना नहीं, कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना है अभी डेरिवेशन में। देखो विच स्पीड, देखो कैसे निकालते हैं हम। क्या है, कंसिडर ए रिजिड बॉडी of a mass m and radius r is rolling down an inclined plane without slipping। मतलब स्लिप नहीं हो रहा, रोल हो रहा है सिर्फ, ऐसा मतलब इसका। इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा, यानी अगर ये इंक्लिनेशन है तो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल क्या है ये, उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये बोलने का मतलब इसका। देखो ये कुछ डायग्राम ऐसी कि ये जो है ये रोल हो रहा है डायरेक्ट, स्लिप नहीं हो रहा है, क्योंकि स्लिप होगा तो उस पर स्लाइडिंग मोशन भी करेगा मतलब, और वो अलग टॉपिक है। फिर हम मान लेते हैं ये प्योर रोलिंग कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ उसका डिस्टेंस देखो क्या लिया है उसने, यहाँ से यहाँ एच लिया है, नोटेशन है ये। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को एस लिया है इसने, तो एच इक्वल एस साइन थीटा, वो कैसा आया देखेंगे अभी। As the object start rolling down, its gravitational potential energy is converted into kinetic energy। देखो भाई मैंने बोला था कि ये क्या है, ये हाइट पे, कुछ हाइट पे ग्राउंड पोजीशन से दूर है, यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इतनी है, एम जी एच। अब बोलो कि इधर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होंगी कि इधर ज्यादा होंगी, कि इधर ज्यादा होंगी, कि इधर ज्यादा होंगी, बताओ सब केसेस बताओ। तो सिंपल, सबसे पहले ज्यादा इधर होंगी। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एच पे डिपेंड है, और यहाँ पे एच देखो हाइट कितनी है इसकी, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इसकी हाइट कम हो गई, पर रोलिंग मोशन कर रहा है ना वो तो। वो रोलिंग मोशन में क्या, मोशन मोशन बोल रहा हूँ, यानी वो काइनेटिक एनर्जी भी कर रहा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। यानी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्स थी और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी इनिशियल कंडीशन पे। फिर जैसे ही हमने उसको छोड़ा रोल करने, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घट गई घट गई घट गई और काइनेटिक एनर्जी भी बदल गई। और ये पॉइंट पे, कुछ ये पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ये वाला, कुछ ये पॉइंट पे उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उसने एस किया और फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, यानी क्या, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया। अभी बदलना है वही तो, इस बदल गई मतलब क्या, इसके इक्वल हो गई। बदलना इसलिए तो बोलते हैं हम। ये देखो देखो काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम हो गए। अब ये लाइन लिखते आ गई फालतू है, अब सब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। अब देखो तुम्हारा ये सवाल था कि रोटेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी बदलती है, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब रोटेशन मोशन में हमने काइनेटिक एनर्जी का अलग फॉर्मूला निकाला, रोलिंग में अलग फॉर्मूला, बट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पहली बात तो मोशन पे डिपेंड ही नहीं करती, तो वही रोटेशनल मोशन हो, रोलिंग मोशन हो, कि कोई भी मोशन हो, उसको हाइट से मतलब है, और काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड करती है, इसलिए उसका अलग अलग फॉर्मूला निकलता है हर इसमें। समझ गया डाउट। अब देखो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर है तो यहाँ पे चले जाएगा, ये देखो ये पूरा जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। हम्म, ये देखो, हाँ, रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपन है स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल जाता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h हो जाएगा, तो वी हो जाएगा अंडर रूट
तो ये था v का फॉर्मूला। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना काइनेटिक एनर्जी v और एक्सेलरेशन, ये जो है डेरिवेशन उसके आने के चांसेस कम है, पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं इनमें से, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, रट लो। चलो अभी एक्सेलरेशन का। अभी देखो अपन ने v निकाला, कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर, वही है इंक्लिनेशन थीटा। ये देखो अभी अपन ने v निकाला था, देखो ये v निकाला, तो हमको क्या चाहिए अभी, एक्सेलरेशन चाहिए v से। तो हम इससे इसके मदद से निकालेंगे, हम h और s के मदद से। देखो ये जो है ये थीटा है, यानी साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो गया h बाय एस, तो s क्या हो जाएगा, h बाय साइन थीटा। हम s क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि हम अभी काइनेटिक थर्ड इक्वेशन यूज करने वाले हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी देखो हमारे पास v भी है, u भी है, और 2a तो निकालना है, और s भी है, यानी सिर्फ a पता नहीं है और बाकी सब पता है, यानी इससे निकल जाएगा। और बाकी हम दो वो क्यों नहीं यूज कर रहे ऊपर के, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, क्योंकि उसके अंदर टाइम आ रहा है, टी टर्म आ रहा है, इसलिए हमको टी टर्म पता नहीं है, इसलिए हम वो यूज नहीं कर रहे हैं। समझा? देखो अभी आएगा ये काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन लगाया हमने, v स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय कैलकुलेशन हमने a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपन 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन है ये, तो इतना सिंपल कैलकुलेशन है इसका कि निकाल ही लोगे तुम, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब देखो ये है रिमार्क्स, रिमार्क्स जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए है। अब पहले समझ लो ये क्या है। अब हमारे फॉर्मूले में हमेशा एक चीज कॉमन आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर बराबर। वी क्या आ रहा था, अंडर 2gh अपन के स्क्वायर अपन आर 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर बराबर। एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा अपन 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, यानी 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आ ही रहा था। तो ये के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर को हम क्या बोलते पता है, हम इसी के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर को हम बोलते हैं रोलिंग फैक्टर। हर एक शेप का अलग अलग रोलिंग फैक्टर होता है, और इसी के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर को हम एन भी बोलते हैं। तो हर एक शेप का जो है रोलिंग फैक्टर अलग अलग होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तुमको थियरी में नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल में आएगा। व्हाट इज द के स्क्वायर, व्हाट इज द रोलिंग फैक्टर ऑफ दिस रिंग, व्हाट इज द रोलिंग फैक्टर ऑफ डिस्क, व्हाट इज द रोलिंग फैक्टर ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द रोलिंग फैक्टर ऑफ राइट सर्कुलर कोन। वो सब तुम्हारे लास्ट टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज में दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सब लर्न कर लेना सारे। फिर उनमें से कुछ कुछ तो लर्न कर ही लेना, जैसे डिस्क हो गया, रिंग, दोनों होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और एक कोन वाला भी। बाकी याद करना तो कर लेना। Okay, देखो फॉर अ रोलिंग ऑब्जेक्ट इफ द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ फॉर्म एन एम आर स्क्वायर, यानी पता है ना एन एम आर स्क्वायर। कोई भी शेप हो, रिंग हो 1 एम आर स्क्वायर, डिस्क हो एम आर स्क्वायर बाय 2 यानी हाफ एम आर स्क्वायर। अभी निकाला हमने स्पीयर, क्या आया था 2/5 एम आर स्क्वायर, यानी एन क्या है, नंबर है 1 2/5 2/3, the numerical factor n gives the k square अपन r square, यानी ये जो n है वही k square अपन r square है। यानी समझा, यानी अगर तुमको ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रोलिंग फैक्टर ऑफ दिस रिंग, रिंग का रोलिंग फैक्टर बताओ, तो तुमको पता रहना चाहिए कि ये जो है n जो होता है हमारा k, वो होता है रोलिंग फैक्टर n। और हमारा कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, यही फॉर्म में रहता है, n डॉट n ब्रैकेट एम आर स्क्वायर, यानी n क्या होता है हमारा रोलिंग फैक्टर, और रिंग का क्या n आएगा 1, क्योंकि एम आर स्क्वायर 1 1 ही रहता है ना।
सॉरी, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही है, यानी 1 इंटू एम आर स्क्वायर ही होता है, तो 1 ही है ये, समझो भाई थोड़ा, इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है। 1 एम आर स्क्वायर के आगे 1 भी लगा दे तो भी कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। ठीक है, नहीं समझा तो ये देखो, डिस्क का क्या आता था, mr² 2। अब मैं इस mr²/2 को ऐसा ना लिखते हुए मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ कि हाफ mr²। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को k² की वैल्यू चाहिए, तो ये k² हो गया हाफ। मैं बोलता हूँ सॉलिड स्फीयर का अभी देखा हमने 2/5 mr², बराबर। ये 2/5 mr², तो ये जो है 2/5 यही हो गया हमारा k²/r²। तो जो उसके पीछे का नंबर होता है वही हो जाता है k²/r², सिंपल वर्ड में बोले तो। ये देखो, वी कैन डायरेक्टली फाइंड एनी शेप बाय नोइंग दैट k²। तो वो गलती से स्लाइड चेंज हो गई। ये देखो, वो k²/r² का फैक्टर समझ गए ना। अभी वो रोलिंग मोशन का देखो, ये बात हमेशा याद रखो कि इनका जब रेशियो निकलता है, ट्रांजिशन मोशन रेस टू रोटेशनल मोशन रेस टू रोलिंग मोशन। हाँ, इनका जो रेशियो आता है वो कैसा आता है पता है? ये कुछ 60-40 का कंसेप्ट आता है, यानी इनका रेशियो कैसा आएगा, सबसे पहले ट्रांजिशन मोशन सब बड़ा रहेगा रोटेशनल मोशन से, फिर रोटेशनल मोशन सबसे छोटा और रोलिंग मोशन सबसे बड़ा। ये नहीं समझो कैसा बोल रहा हूँ। अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, 3:2:5, बराबर। तो ये किसका निकाला था तुमने? शायद ये होलो स्फीयर का था या फिर सॉलिड स्फीयर का था, 3:2:5 जो निकला। अब ये जो रेशियो है हमेशा अलग आते रहता, पर इनका जो परसेंटेज है वो हमेशा सेम आएगा। इसका मतलब क्या है? अभी समझो डिस्क का मैं बोलता हूँ, तो डिस्क का कुछ ऐसा शायद आता है 2:1:3, या फिर ये mr² का है, रिंग का है। ऐसा कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो, ये देखो, इसमें भी देखो 2:1:3, यानी कोई पैटर्न दिख रहा है, यानी हमेशा रोलिंग मोशन सबसे बड़ा रहेगा, उससे बड़ा रहेगा ट्रांजिशन मोशन, और उससे बड़ा रहेगा रोलिंग मोशन, और सॉरी रोटेशन मोशन। यही था इंटरलिंक। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। हाँ, तो तुमको क्या करना है, कोई भी एक शेप बता देना है, तुमको डिस्क लेना है, रिंग लेना है, डिस्कस द इंटरलिंक बिटवीन ट्रांजिशन मोशन, रोलिंग मोशन एंड रोटेशन मोशन, ऐसा इंटरलिंक बोलते हैं, यानी रेशियो निकालना है। तो तुमको क्या करना है, एक शेप ले लेना है, उन सबकी काइनेटिक एनर्जी पाता है ना, हाफ mv²। इसका क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसका हाफ mv², 1 + k²/r²। अब k²/r² का फैक्टर पता होगा, जो भी तुम शेप ले रहे होंगे वो एन ब्रैकेट mr² से निकल जाता है, एन। और सिर्फ क्या फॉर्मूला डालो, उसमें से mv² हमेशा कॉमन निकलेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे भी mv² कॉमन निकलेगा, यहाँ पे भी mv² कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे भी mv² कॉमन निकल जाएगा। बचेगा क्या, वहां पे नंबर लिखे रहेंगे, उनका वो जो नंबर रहेगा वो रेशियो रहेंगे। और रेशियो हमेशा ऐसा कंसेप्ट में आएगा कि ट्रांजिशन रोलिंग मोशन सबसे बड़ा रहेगा, उसमें ट्रांजिशन मोशन सबसे थोड़ा उससे छोटा, और रोटेशन मोशन सबसे छोटा। ये एमसीक्यू में भी पूछा गया है, इसलिए बाकी इसका न्यूमेरिकल तो नहीं आया। चलो चलो, तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और आज ये हमारा पूरा रोटेशनल फिनिश हो गया है। पूरा रोटेशनल फिनिश हो गया है।
तो अभी इसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद स्ट्रेटेजी वीडियो आएंगी एक। तब तक मौज मनाओ। ओके बाय फिर।